आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हूणों का विनाश। हमने आपको भारत में हूण और हूण में तोरमाड़ और मिहिर कुल के शासन के बारे में बताया था, और आपको भी बताया था कि मिहिर कुल के मृत्यु के पश्चात या मिहिर कुल की पराजय के पश्चात भारत में हूण शासन भी अपने पतन की ओर अग्रसर हो जाता है या बढ़ जाता है। तो हम देखते हैं कि मिहिर कुल के पराजय के पश्चात हूणों की शक्ति क्रमशः नष्ट होने लगती है। यद्यपि हूणों के छुटपुट भारत पर आक्रमण होते हैं, लेकिन अब उनमें पहली जैसी शक्ति और तीव्रता नहीं पाई गई है। 1550 ईस्वी के आसपास हूणों द्वारा पुनः गंगा घाटी पर अधिकार करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन इस बार हूणों को मौखरी नरेश ईशान वर्मन से पराजित होना पड़ता है। मौखरियों के अवसदगढ़ लेख में मौखर सेना को हूण विजेता कहा गया है, जिससे पता चलता है कि उन्होंने हूणों को परास्त किया था। इसी प्रकार मौखरियों के हरहा के लेख में एक सूलिक नामक जाति का उल्लेख मिलता है, और ये बताता है इस सूलिक जाति को ईशान वर्मन ने जीता था। कुछ विद्वान इस जात का समीकरण हूण से ही मानते हैं, तो ये सूलिक जात संभवतः हूण की ही जात रही है। इस बार जो हूणों का आक्रमण मौखर नरेश के शासन काल में होता है, जिसमें कि वो ईशान वर्मा से पराजित होता है, इसका नेतृत्व मिहिर कुल के भाई से किया जाता है कि संभवतः इसका जो है नेतृत्व मिहिर कुल के भाई ने किया था, जिसका हमने आपको ह्वेनसांग द्वारा दिए गए विवरण में बताया है कि जब इसने बालादित्य पर आक्रमण किया था तो उसके उस भाई ने उसके राज्य पर अपना अधिकार कर लिया था, और उसी भाई के द्वारा मौखर नरेश के शासन काल में भारत पर आक्रमण किया जाता है, लेकिन वो आक्रमण असफल होता है। मुद्रा राक्षस से ये पता चलता है कि मौखर नरेश अवंती वर्मन ने मिलेच्छों को जीता था। संभवतः जो ये मिलेच्छ शब्द का इस्तेमाल है ये हूणों के लिए ही किया गया है। हम देखते हैं मौखरियों के युद्ध से परास्त होने के पश्चात हूणों की गतिविधियां फिर कुछ समय के लिए शांत हो जाती है, और 6वीं शताब्दी के अंत में या 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिमी भारत पर उनके द्वारा पुनः धावा बोला जाता है, और इस बार वो थानेश्वर के वर्धनों से युद्ध लड़ते हैं। हर्ष चरित्र में प्रभाकर वर्धन को हूण रूपी हरिण के लिए सिंह का समान अर्थात हूण हरिण केसरी कहा गया है। इससे पता चलता है कि प्रभाकर वर्मन ने अपने बड़े पुत्र राजवर्धन को भेज करके हूणों से युद्ध में भेजा था, और उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में यह युद्ध हुआ था। हर्षचरित से यह पता चलता है कि राजवर्धन का हूणों के साथ भीषण संघर्ष होता है, जिसमें उसके शरीर में बाणों के कई घाव लगते हैं, लेकिन इस युद्ध में राज्यवर्धन हूणों को परास्त करके उन्हें देश से बाहर भगा देता है, और इसके बाद काफी समय तक हूण लोगों की भारत में किसी गतिविधि का संचालन नहीं होता है, या उनकी किसी गतिविधि के बारे में कुछ सुनाई नहीं पड़ता है। वर्धन काल के पश्चात हूणों का उल्लेख राजपूत काल में पाया गया है, और कई अभिलेखों और ग्रंथों में इनके बारे में जिक्र मिलता है। इससे पता चलता है कि हूण के साथ निरंतर संबंध रखने के कारण मालवा का समीपवर्ती जो क्षेत्र है वो हूण मंडल कहलाता था। भारत में इसके बाद बचे हुए हूण इसी हूण मंडल में, जो कि मालवा क्षेत्र में था, यहीं पर बस जाते हैं और हिंदू संस्कृति या भारतीय संस्कृति और संस्कारों को अपने जीवन में अपना लेते हैं। राजपूत काल में हम देखते हैं तो गुर्जर, प्रतिहार, शेर, राष्ट्रकूट इन लोगों ने भी हिंदी संस्कृत को अपना रखा था, और इनके शासन काल में हूणों के द्वारा कुछ उपद्रव किए गए थे, किंतु भारतीय राजपूत राजाओं ने इन्हें पूर्णतः
परास्त कर रखा था और इन्हें अपने नियंत्रण में किया था। राजपूत काल में हूण का जो सबसे पहला उल्लेख मिलता है वो गुर्जर पतिहार शासक महेंद्र पाल प्रथम के समय में उनके ऊणा लेख जो कि 899 ईस्वी का है उसमें प्राप्त होता है और उसमें बताया गया है कि महेंद्र काल के सामंत बलवर्मा ने हूण जात से पृथ्वी को मुक्त किया था। यहाँ पर जो हूणों का तात्पर्य है वो मालवा क्षेत्र के या हूण मंडल क्षेत्र में रहने वाले हूणों से ही है। उत्तर पूर्व में बंगाल के पाल राजाओं से भी इनका संघर्ष पाया गया है। बादल लेख से पता चलता है कि पाल शासक देवपाल ने, जिसका शासनकाल 810 से 850 ईस्वी में रहा है, उसने हूणों के दर्प को चूर्ण किया था। इसी प्रकार से मालवा क्षेत्र के हूणों की तरफ भी इस बात का संकेत मिलता है कि ये भी जो आक्रमण हुआ था वो हूण मंडल क्षेत्र से हुआ था। पद्मगुप्त के 9 शशांक चरित्र से पता चलता है कि परमार शासक शीयक द्वितीय, जिसका शासनकाल 945 से 972 ईस्वी के आसपास रहा है, उसने हूण राजकुमारों को मार करके उनकी निवासों को वैधव्य गृहों में तब्दील कर दिया था। इससे पता चलता है कि हूणों ने उसके समय में निश्चित रूप से कोई भारी उपद्रव किया था, जिसको दबाने के लिए परमार नरेश शीयक द्वारा इतना कठोर कदम उठाया गया था। यहाँ पर भी जो हूणों का उल्लेख है वो मध्य भारत के ही हूण मंडल के हूणों से किया गया है। शीयक द्वितीय के पश्चात उसके पुत्र मुंज और सिंधुराज ने भी हूणों को परास्त किया था। इसी प्रकार से कौथमी और गौनेरी के लेख में मुंज द्वारा हूणों को पराजित करने का और हूण मंडल के वड़िका नामक ग्राम को ब्राह्मणों को दान में दिए जाने का उल्लेख मिलता है। उदयपुर के अभिलेख से पता चलता है कि सिंधुराज ने हूणों को हरा करके उनके राज्य को जीत लिया था और अपने साम्राज्य में मिला लिया था। कलचुरी नरेश जो कर्ण, जिनका शासनकाल 1041 से 1072 के आसपास का माना गया है, उनके द्वारा भी हूणों को परास्त किया गया था और इसका विवरण उनके भेड़ाघाट के अभिलेख में मिलता है। इसी प्रकार खैरा लेख से यह पता चलता है कि कर्ण ने हूण वंश की कन्या आवल्य देवी के साथ विवाह किया था। इससे यह भी पता चलता है कि हूण ने इस समय भारतीय समाज में घुल मिल करके उन राजाओं से अपने वैवाहिक संबंधों को भी स्थापित किया था। गुजरात के पश्चिम में चालुक्यों के साथ हूणों के युद्ध और उनके पराजय का वर्णन मिलता है। तो इन सभी चीजों से हम देखते हैं कि राजपूत वंश के कई राजवंशों के साथ हूणों का युद्ध होता है, लेकिन हर युद्ध में हूण पराजित होते जाते हैं और इनमें वो शक्ति और तेजी नहीं रह जाती है जो मिहिरकुल और तोरमाल के युद्धों के समय भारत में दिखाई पड़ती है। उत्तरी और मध्य भारत के छोटे छोटे भाग्य में बात को ये हूण बस जाते हैं और धीरे धीरे अपने आप को भारतीय संस्कृति में विलीन कर लेते हैं। इसके बाद जो भारत के संस्कृति में इनके रहने का जो प्रभाव पड़ता है, तो हम देखते हैं कि भारत में हूणों के रहने का जो प्रभाव पड़ता है वो पाया गया है कि हूणों द्वारा भारत की संस्कृति को जरूर अपनाया गया था, लेकिन हूण आक्रमण का भारतीय जनजीवन पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। हमने आपको बताया कि इनके आक्रमण से पतोन्मुख जो गुप्त साम्राज्य था उसको एक बाहरी या बहुत बड़ा चोट लगता है या बहुत गहरा आघात पहुंचता है और धीरे धीरे वो अपने पतन की ओर चले जाते हैं। हम ये भी देखते हैं कि उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों पर हूणों द्वारा लगभग एक सदी या लगभग 100 वर्ष के आसपास तक शासन किया जाता है और इनके द्वारा देश की स्थिरता और राजनीतिक संतुलन को विध्वंस किया जाता है या उसको चलायमान कर दिया जाता है। इनके द्वारा भारत पर क्रूरता पूर्वक राज किया जाता है। इनकी नृशंसता और लूटपाट से भारतीय जनजीवन और अर्थव्यवस्था को काफी क्षति उठानी
पड़ती है। भारतीय क्षेत्र से इनके हटने के पश्चात शताब्दियों तक भारत में राजनीतिक एकता और आर्थिक सुरक्षा क्या स्थापित नहीं किया जा पाता है और इनके द्वारा अधिगृहित जो क्षेत्र होते हैं उन पर समय समय पर अराजकता और अव्यवस्था का वातावरण रहता है। इनके आक्रमण के ही कारण पंजाब की गढ़ जातियों का भी अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। हूणों के आक्रमण का भारतीय समाज पर जो प्रभाव दिखाई पड़ता है, हम देखते हैं जात प्रथा से बोझिल हिंदू समाज की जड़ें इनके आक्रमण से हिल जाती हैं और उनके ढांचों में काफी महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। चूंकि कालांतर में हूण हिंदू समाज में मिल जाते हैं और उन्होंने यहाँ के वंशों में वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया होता है, इस प्रकार से पता चलता है कि राजपूतों के साथ कुछ राजवंशों में हूणों का रक्त का मिश्रण हो जाता है। हूण आक्रमण का भारत की अर्थव्यवस्था पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और देश की आर्थिक व्यवस्था बिगड़ जाती है। आपने गुप्त वंश के शासन में पढ़ा होगा कि स्कंदगुप्त और उनके उत्तराधिकारियों के सिक्कों में धातु में उस समय गिरावट आ जाती है। इसका भी मुख्य कारण हूण आक्रमण होता है। स्कंदगुप्त के बाद स्वर्ण सिक्कों के निर्माण में जो परंपराएं होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं और सिक्कों में हल्का सा घटियापन आ जाता है। हूणों द्वारा नगरों को ध्वस्त किया जाता है, बौद्ध मठों को नष्ट किया जाता है। भारत की संस्कृति और संपत्ति के चूंकि ये मंदिर और जो मठ होते हैं वो केंद्र होते हैं, नगर होते हैं उनके केंद्र होते हैं, इनको ध्वस्त किया जाता है। इससे भारतीय संस्कृति का भी विनाश होता है। आर्थिक पतन भी बहुत तेजी से प्रारंभ हो जाता है। हूणों ने मध्य एशिया के साथ भारत के व्यापार वाणिज्य को भी काफी क्षति पहुंचाई है। व्यापारिक मार्ग जो उस समय होते हैं वो भी अशांतपूर्ण हो जाते हैं और अंततोगत्ता धीरे धीरे व्यापारिक मार्ग बंद हो जाते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं तो हूणों के आक्रमण से भारतीय साहित्य और कला को भी गहरा आघात पहुंचता है। मिहिर कुल के शासन काल के समय तक्षशिला, कौशाम्बी, नालंदा, पाटलिपुत्र जैसे प्राचीन नगर जो कि बहुत ही सांस्कृतिक नगर रहते हैं और शिक्षा के अच्छे केंद्र होते हैं, व्यापार के अच्छे केंद्र होते हैं, ये या तो नष्ट कर दिए जाते हैं या इन्हें भारी क्षति पहुंचाई जाती है। हमने आपको बताया कि जैसे कि नालंदा और तक्षशिला विद्या के कितने बड़े बड़े केंद्र होते हैं, इनको नष्ट किया जाता है। पाटलिपुत्र या कौशाम्बी ये सब व्यापारिक नगर होते हैं, इनको नष्ट किया जाता है। बौद्ध विहार और स्तूपों को मिहिर कुल के शासन काल में काफी क्षति पहुंचाई जाती है। कुछ बौद्ध विहारों को उसके द्वारा जलवा दिया जाता है या नष्ट करा दिया जाता है और ये सभी जो केंद्र होते हैं वो साहित्य और कला के उत्कृष्ट केंद्र होते हैं। चीन का भी ये साहित्य बताता है या चीन के स्रोत भी बताते हैं कि मिहिर कुल ने केवल गांधार प्रदेश के क्षेत्र में ही लगभग 1600 स्तूपों और संध्यारामों को नष्ट करा दिया था। इस प्रकार से हम देखते हैं तो हूणों के आक्रमण ने भारतीय जन और धन को काफी भारी नुकसान पहुंचाया था और यही कारण था कि भारतीय साहित्य तथा लोक कथाओं में इनकी निर्ममता कृतियों को दीर्घकाल के लिए याद किया जाएगा। अर्थात किसी भी साहित्य ने इन्हें अच्छा शासक नहीं कहा है, जिसने भी कहा है उसने क्रूर और अत्याचारी शासक ही कहा है। कुल मिलाकर के अगर हम देखते हैं तो ये बालादित्य और यशोधर्मन तथा कुछ राजपूतों का ये भारत पर समझिए कि एक ऐसा शासन रहा है जिन्होंने इनके पैर को भारत में नहीं जमने दिया और उस समय जरूर आर्थिक क्षति को पहुंचा भारत पर, लेकिन इसके संस्कृति को वो लोग बचाने में सफल रहे हैं और इन राजपूत राजाओं ने या इन शासकों ने इनके हर आक्रमण पर इनके पांवों को भारत से उखाड़ दिया था और राजनीतिक दृष्टि से इनको पूरी तरह से विफल किया था। तो भारत पर हूणों के आक्रमण का यही प्रभाव पड़ता है और ज्यादातर प्रभाव भारत की व्यापारिक और सांस्कृतिक जो धरोहर है
उन पर इनके द्वारा नुकसान किया जाता है, आघात पहुंचाया जाता है, सबसे ज़्यादा नुकसान भारत का उसी पर होता है। लेकिन मिहिर कुल के बाद ये भारत में अपनी जड़ स्थापित नहीं कर पाते हैं और ये भारत के सांस्कृतिक धरोहर के लिए एक समझ लीजिए सुरक्षित वातावरण का संकेत होता है, क्योंकि अगर ये भारत पर अपने राज्य को पूरी तरह से स्थापित कर लेते तो ऐसा हूणों के जो निर्ममता या इनकी बर्बरता रही है उससे भारत को मुक्त कराना संभव ना होता। तो हमने आपको जो बताया कि गुप्त और हर्षवर्धन के शासनकाल के भारत में इन 5 राज्यों ने अपना शासन किया था, उसमें हमने आपको भारत में हूण शासन का अध्ययन किया है। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कश्मीर के यशोधर्मन।